दिन भर 2 जून दिन गुरुवार सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। कश्मीर के कुलगाम में एक और हिंदू कर्मचारी की हत्या। राजस्थान के रहने वाले थे बैंक मैनेजर विजय। विपक्ष ने सरकार को घेरा। बीजेपी नेता बोले, 2-4 घटनाओं के बाद एक खौफ का माहौल तो बना है और कल भी गृह मंत्री जी इस बारे में जम्मू कश्मीर की परिस्थिति के बारे में बैठक ले रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दावा, देश के 3 टुकड़ों में बंटने का खतरा। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। और बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज चरमपंथियों ने इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। कुलगाम में 3 दिन के अंदर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है। 31 मई को कुलगाम में ही रजनी देवी ने हनुमानगढ़ के शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक विजय कुमार पर हमला करने वालों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूरोप के देश एकजुट नहीं रहे तो ये रूस के लिए अवसर की स्थिति बन सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस पहले ही उनके देश के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। उन्होंने यूरोप के देशों से कहा कि उन्हें यूक्रेन को हथियार की सप्लाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि यूक्रेन को मदद देने के सवाल पर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य यूरोप के देशों की राय बंटी हुई है। यूरोपीय संघ के राजदूत आज ब्रसेल्स में बैठक कर रहे हैं। ये बैठक हंगरी की ओर से रूस के खिलाफ 6ठे प्रतिबंध पैकेज पर आपत्ति उठाए जाने के बाद हो रही है। हंगरी ने ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख को शामिल किए जाने का विरोध किया है। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थक माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में संघर्ष विराम 2 और महीनों के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैंस ग्रनबर्ग ने बताया है कि संघर्ष विराम आज देर शाम से लागू होगा। पिछला संघर्ष विराम आज खत्म हो रहा है। हैंस ग्रनबर्ग का कहना है कि अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम से नागरिकों के हताहत होने की संख्या में काफ़ी कमी आई है और सीमित उड़ानें फिर से शुरू हुई हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी के 70 साल पूरे हो गए हैं। प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम ब्रिटेन और 54 कॉमनवेल्थ देशों में मनाया जा रहा है। रानी एलिजाबेथ ने आज बकिंगम पैलेस की बालकनी से फ्लाई पास देखा। इस मौके पर हजारों लोग उन्हें बधाई देने के लिए जमा हुए थे। रानी एलिजाबेथ 96 साल की हैं। संतूर वादक पंडित भजन सोपारी का निधन हो गया है। वो 74 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपारी कश्मीर घाटी के सोपोर के रहने वाले थे। उन्हें संतूर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,712 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 19,509 हो गई है। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम आज दिल्ली पहुंच गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैच खेले जाने हैं। पहला मैच 9 जून को दिल्ली में होगा। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल करेंगे। ये थे 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में सियासी हलचल जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक बयान पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के सामने 3 टुकड़ों में बंटने का खतरा है।
सियासी माहौल में बदलाव गुजरात में भी देखा जा रहा है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आज कुलगाम जिले में इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विजय राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। उनकी मौत के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक गम और गुस्सा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार हालात की समीक्षा में जुटी है, जबकि विपक्ष ने कई तीखे सवाल पूछे हैं। विजय कुमार की हत्या के बाद हमारे साथी माजिद जहांगीर कुलगाम पहुंचे। सुनिए उनकी रिपोर्ट। दक्षिणी कश्मीर के इस अरू इलाके में आज सुबह एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया और इस टारगेट किलिंग में राजस्थान के एक कर्मचारी यहाँ इलाकाई देहाती बैंक जो है इस में वो काम करते थे बैंक मैनेजर के तौर पर। और जो खबरें सामने आई हैं कि और जो हमें पता चला है अभी तक कि कुछ बंदूकधारी हैं जो अंदर इस बैंक में घुस गए हैं और उस बैंक मैनेजर पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई हैं और उनको शदीद तौर पर गंभीर रूप से उनको घायल किया गया और जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुंचने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। 2 दिन पहले भी कुलगाम के गोपालपोरा में एक हिंदू महिला जो जम्मू की थी उनको भी जो है निशाना बनाया गया और उनकी भी हत्या की गई। पिछले मई के महीने में भी जो है एक कश्मीरी पंडित को बड़गाम में निशाना बनाया गया और उसके बाद एक मुस्लिम यूट्यूबर थी अमरीना भट्ट, उनको भी निशाना बनाया गया और पुलिस ने इन हत्याओं के लिए चरमपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जो चरमपंथी कुछ हत्याओं में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी तो उनको मार दिया गया है। और राहुल भट्ट की हत्या के बाद जो कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी पंडित काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके प्रदर्शन देखने को मिले। वो कश्मीर की सड़कों पर आ गए और वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको कश्मीर से रिलोकेट किया जाए। और कल सरकार ने उनके लिए एक घोषणा की थी कि उनको जो जिला हेडक्वार्टर्स है कश्मीर के तो उन पर उनकी तैनाती की जाए। लेकिन हमारी आज कुछ पंडितों से फ़ोन पर बात हुई और जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सरकार के इस तरह के ऑफर्स को हम कबूल नहीं कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि आज हमने तैयारी की है कश्मीर को छोड़ने का। और इस तरह की जो टारगेट किलिंग्स कश्मीर में हो रही हैं और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सिक्योरिटी एजेंसियां इन चैलेंजेस के साथ किस तरह निपटेंगी। माजिद जहांगीर, BBC, कुलगाम, कश्मीर। विजय कुमार की मौत के बाद उनके हनुमानगढ़ स्थित घर पर गम का माहौल है। उनके पिता ओम प्रकाश बेनीवाल से हमारे साथी मोहर सिंह मीणा ने बात की। पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी। 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम देकर PO की पोस्ट की थी। अभी ये चल रहा था, आगे एग्जाम तैयारी कर रहा था, आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए। ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। ओम प्रकाश बेनीवाल बता रहे थे कि उनके बेटे तैयारी में लगे हुए थे एग्ज़ाम की, ताकि उनका ट्रांसफ़र राजस्थान के किसी ज़िले में हो सके। विजय कुमार की हत्या के बाद विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत कदम उठाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की है। वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं, कई आरोप लगाए हैं। कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिया। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ।
ये थे AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी घटना की निंदा की है। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने क्या कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है कि इन 2-4 घटनाओं के बाद एक खौफ का माहौल तो बना है और कल भी गृह मंत्री जी इस बारे में जम्मू कश्मीर की परिस्थिति के बारे में बैठक ले रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन, चाहे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, वो करने की जरूरत है और हथियारों को जिन लोगों के पास हैं उसको सर्च जो ऑपरेशन है वो भी करने की जरूरत है। उम्मीद है कि जल्द ही लोगों के लिए सरकार पहले भी काम कर रही है। सुरक्षा बलों ने, बहुत लोगों ने अपनी शहादत दे करके 500 के लगभग मिलिटेंट्स को मार गिराया है। ये लोग भी बचेंगे नहीं और जल्द जो घटनाएं 1-2 हुई हैं, ये उनको पूरा पता है कि किस प्रकार से करना है, कंसर्न है उनका। जल्द ही स्थितियां कंट्रोल में ली जाएंगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कविंदर गुप्ता। केंद्र सरकार समीक्षा में जुटी हुई है। इस बीच कई श्रोता इस बुलेटिन को सुन रहे हैं, टिप्पणी भी कर रहे हैं। पुनीत कुमार गुप्ता, सुदेव कुमार दास, मानसी सोलंकी, सभी ने कुछ न कुछ इस घटना पर टिप्पणी की है और सरकार को सलाह भी दी है। जम्मू कश्मीर में हाल में टारगेट किलिंग का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। इसे लेकर एक डर का भी माहौल बन गया है। ताज़ा हालात कैसे हैं और इसे किस तरह देखा और समझा जा रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथी अंजुम शर्मा ने श्रीनगर में मौजूद BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की। सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि इस साल के आंकड़े, अगर 2022 के अब तक के आंकड़े देखे जाएं तो 18 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें 12 मुसलमान हैं और एक लोकल सिख टीचर, एक माइग्रेंट पंडित, केमिस्ट और एक नॉन लोकल और जम्मू के एक शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉई आज ही की तरह। तो इससे तो पूरी आबादी भयभीत हो ही गई है। लेकिन अब एक मुद्दा जो पंडितों को लेकर है, क्योंकि केंद्र की सभी सरकारें इसमें काफी ज्यादा सतर्क रही हैं कि कश्मीरी पंडित जो पलायन कर गए थे 1990 में, उनको किसी तरह से वापस लाया जाए। तो उनके लिए एक जॉब पैकेज 2012 में अनाउंस किया गया था। तो उसके अंतर्गत कोई 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित यहाँ आए, उन्होंने नौकरियां की। लेकिन वो ऑर्गेनिक बस्तियों में नहीं रह रहे हैं बल्कि शिविरों में रह रहे हैं। अपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, उनके गेटेड कम्युनिटी है वो, तो वहां पे रहते हैं। इतने साल से तो ठीक थे, लेकिन पिछले साल से ये जो घटनाएं हो रही हैं, वो जो राहुल भट्ट के बाद से पंडितों की डिमांड थी कि उनको रिलोकेट किया जाए, उसमें जरा तेजी आई है। अगर इस पूरी घटनाक्रम को देखें जो पिछले कुछ दिनों से लगातार है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ज्यादातर टारगेट उन्हें किया जा रहा है जो सरकारी सेवा में है? जाहिर है टारगेट्स तो राइट एंड लेफ्ट हैं। जैसे कोई पुलिसमैन है, छुट्टी पर घर गया तो उसको मारा जाता है। परसों ही एक आर्टिस्ट थी अमरीना भट्ट, उसको मारा गया। कोई सरपंच है, उसको मारा जाता है। यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस से जो लोग हैं उनको भी मारा जाता है। तो कश्मीरी पंडितों की हत्या भी इसी में हो गई। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो घटनाक्रम है, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं या पिछली घटनाएं जो हैं उनको अगर देखें तो हर तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से कि सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो पूरी है, हालांकि ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब कश्मीर में 5 लाख से ज्यादा पर्यटक आए हैं 2 साल बाद, क्योंकि कोविड के चलते यहाँ न कभी यात्रा हुई थी और न पर्यटन था। और दूसरी बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। तो उसमें भी सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतित है प्रशासन। मुझे लगता है यही कारण है कि 3 बार गृह मंत्री ने यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से फोन पे बात की है और आज उन्होंने दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, तो उनके साथ भी एक भेंट की है और काफी हेक्टिक तरीके से रोजाना की बुनियाद पे रिव्यू किया जा रहा है सिक्योरिटी को। क्या आपको लगता है कि ये 1990 वाले हालात पैदा किए जा रहे हैं? देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया पर तो इस तरह की बाइनरीज को ड्रॉ किया जाता है, लेकिन जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उन्होंने आरोप लगाया पाकिस्तान पर कि वो यहाँ पे अमन और शांति के माहौल को भंग करना चाहते हैं, इसीलिए किया जा रहा है। हालांकि जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं चरमपंथियों के खिलाफ, वो पिछले कई साल में पहली बार बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। कोई 90 के आसपास चरमपंथी मारे गए हैं पुलिस और फौज के ऑपरेशनों में, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें काफी ज्यादा आक्रोश अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई है, इसकी CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। कुछ खबरें ऐसी मीडिया में चल रही हैं कि कश्मीरी पंडित फिर से वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वाकई में? जी देखिए, यहाँ 2 तरह की अकोमोडेशंस हैं जहाँ ये पैकेज एम्प्लॉइज, पंडितों की 3
किस्में हैं जो जरूरी समझना है, क्योंकि मीडिया में जो कुछ भी आता है वो बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। एक प्रकार के कश्मीरी पंडित वो हैं जो 1990 में पलायन करके यहाँ से चले गए। दूसरे प्रकार के कश्मीरी पंडित वो 850 परिवार हैं, कुल मिला के उनकी संख्या जो है कोई 5000 के करीब है। तो वो 1990 में पलायन नहीं किए थे, वो उन्हीं बस्तियों और मोहल्लों में रहते हैं जहां वो रहते थे। और तीसरे प्रकार के पंडित वो हैं जो 2012 में प्राइम मिनिस्टर्स रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत, जॉब पैकेज के तहत कश्मीर आए। उन्होंने यहाँ सरकारी जो विभागों में ज्वाइन किया और उसके बाद उनके लिए अकोमोडेशन गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड की डिफरेंट एरियाज में, बडगाम में, कुपवारा में, बारामूला में, अनंतनाग में। तो वो उन शिविरों में रहते हैं। ये 3 प्रकार के कश्मीरी पंडित हैं। अब ये जो पलायन की बातें करते हैं, ये वो परिवार हैं जो जॉब पैकेज के तहत आए थे। इन्होंने पलायन करने का प्रयास तो किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें जाने नहीं दिया। कुछ परिवार जो रेंटेड अकोमोडेशंस में रहते थे, यानी शिविरों में नहीं रहते थे, उनको सिक्योरिटी का थ्रेट लगा, वो चले गए। मेरी उनसे बात भी हुई कुछ से, उन्होंने कहा कि वो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गए हैं, वापस आएंगे और माहौल वहां पे खराब है। जिसे पलायन कहना चाहिए या मास एक्सोडस कहना चाहिए, वो अभी ग्राउंड पे दिखा नहीं। ये थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर और उनसे बात कर रहे थे अंजुम शर्मा। हम आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के साथ एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा। अफगानिस्तान में पिछले साल तालिबान की सरकार बनने के बाद से भारत के किसी सरकारी दल का यह पहला काबुल दौरा है। अगर आप इस खबर पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आएं bbchondi.com पर। आपका पसंदीदा डिजिटल बुलेटिन दिन भर अब नए अंदाज में। अब सिर्फ जानिए ही नहीं, ठीक से समझिए भी। इसलिए अब दिन भर यानी पूरा दिन पूरी खबर। देश दुनिया की कोई अहम खबर छूटेगी नहीं और बड़ी खबर का हर पहलू पहुंचाएंगे आप तक। Your politics is our politics। एक्सपर्ट की नजर और ग्राउंड रिपोर्ट भी होंगी शामिल। जो ओपनिंग स्टॉक है चीनी का देश में होना चाहिए 60 लाख टन। जो खबर चर्चा में है उसके आगे, पीछे और उसके भीतर की हर परत खुलेगी। होंगी खेल और मनोरंजन की खबरें और चर्चित हस्तियों से मुलाकात भी। हिंदी की ये पहली किताब है जो बुकर की लिस्ट में आ गई। समय वही शाम 7:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। और आपका पसंदीदा कार्यक्रम विवेचना शनिवार को और दुनिया जहां अब सुनिए रविवार को। तो जुड़े रहिए और सुनिए दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की मौजूदा सरकार को घेरते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़ों में बंट जाने का खतरा है। इमरान खान ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में जो दावा किया उसका एक हिस्सा आपको सुना देते हैं। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस बयान पर पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के दौरे पर गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की निंदा की है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा है कि कुर्सी जाने से इमरान खान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सुनिए। मैंने इक्तदार की खातिर किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा जितनी डेस्परेशन का शिकार ये शख्स है। और वो उस इक्तदार के चले जाने पर इतना
होशो हवास खो बैठा है, जो इक्तदार उसका कभी था ही नहीं। उस कुर्सी के चले जाने पर वो इतना दिल गिरफ्ता है, उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी है, जो कुर्सी उसकी कभी थी नहीं। जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक्तदार के खो जाने पर वो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, वो इक्तदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट था। इमरान खान के बयान को लेकर मैंने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सैयद अतहर अब्बास से बात की और पूछा कि इमरान खान के बयान के क्या मायने समझे जाएं, क्या वाकई ये कुर्सी जाने का असर है। उन्होंने पहले भी जो इल्ज़ाम लगाए थे उसके पक्ष में वो कोई सबूत नहीं दे सके, अब एक नया आरोप, इसे कैसे देखा जा रहा है? ये जो इमरान खान साहब का बयान है, ये कोई उन्होंने पहली दफा नहीं दिया। अगर आप उनकी गुज़िश्ता 8-10 जलसे वगैरह भी देख लें, उनकी जो इंटरव्यूज भी देख लें, बहुत दफा वो ये बात कर चुके हैं। इनफैक्ट ये जो बयान है, जब वो जो अमेरिकन जिस लेटर का जिक्र वो करते हैं, आपने भी वो जिक्र किया, जो साइफर आया था यूएसए से, उन्होंने 4-5 सहाफियों को बुलाया था वो दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो मुझे भी उन्होंने बुलाया था और मैंने वो क्वेश्चन वहां पे भी जब हुई, उनसे पूछा गया कि इसमें क्या है, कौन आपकी कुर्सी गिराना चाहता है, तो वहां पे भी उन्होंने ये कहा था कि फौज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर फौज नहीं होगी तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद 2-3 जगहों पे उन्होंने ये इंटरव्यूज के अंदर जब भी उनसे पूछा जाता है, कोई भी बात होती है, तो वो ये जिक्र बार बार करते हैं कि अगर आर्मी नहीं होगी तो हमारा रीजन के अंदर ऐसे मसाइल हैं कि 3 मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये कोई पहली दफा उन्होंने नहीं दिया। अब दिया इस वक्त क्यों दिया? ऑब्वियसली ये देने की एक वजह तो जिस आपने भी जिक्र कर दिया कि उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ है, और जब से हुकूमत का उनका खात्मा हुआ है, ऑब्वियसली इस हवाले से उनको भी रंजिश भी होगी, उनको मसला भी होगा। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से बार बार वो ये बयान दे रहे हैं। और जिस तरह से वो भारत का नाम लेके सीधा आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरह की कोई क्या प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि शहबाज शरीफ तो उनको क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, सेना ने भी क्या कोई रिएक्शन दिया है इस पर? रिएक्शन तो सियासी जमातों की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, जर्नलिस्ट की जानिब से बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, और आपको एक पोलराइजेशन नजर आती है। अगर इस वक्त भी आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चले जाएं, पाकिस्तान के मीडिया पे चले जाएं, मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन पहले नहीं थी। इवन मीडिया के अंदर भी एक सेक्शन ऐसा है बहुत बड़ा जो मुसलसल ये कह रहा है कि इमरान खान मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं। दूसरा लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका से इम्पोर्टेड है। तो वही आपको नजर आ रही है पोलराइजेशन, लेकिन सेना की तरफ से अभी इसका कोई रिएक्शन अभी तक हाल तक उनकी सरकार थी, और जो इस समय पाकिस्तान में खासतौर पर जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए उनकी सरकार को बड़ा जिम्मेदार माना गया, और अभी भी वो केवल मौजूदा सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन कोई प्लान पेश नहीं कर रहे। तो क्या समझा जाए, इसे किस तरह से देखा जाए कि केवल वो चाहते हैं कि ये सरकार चली जाए क्योंकि कोई प्लान तो आगे है नहीं? देखिए, ये बात तो आपकी ठीक है, जितने भी सियासतदान होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो सरकार में आए, और अभी जिस तरह वो इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको जाना चाहिए, तो उनकी ख्वाहिश तो ये है कि ये लोग जाएं और नए इक़्तिदार में आओ। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी सरकार आई है, इनके लिए मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो 30-40 साल तक हुक्मरान रहे, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रूलिंग अलायंस है। इसमें सारी 18 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, वो पार्टीज जो एक दूसरे से बात नहीं करती थी, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, वो सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे होकर उन्होंने ये इत्तेहाद बनाया और उन्होंने हुकूमत संभाली। और उसकी बड़ी वजह ये है कि इसमें जितनी भी जमातें हैं उनमें मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, केसेस चल रहे हैं। 60% ऑफ आवर कैबिनेट इज ऑन बेल, और या फिर उनके ऊपर संगीन करप्शन के मुकदमात हैं या दीगर उनके ऊपर केसेस हैं। सो ये वो सब लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बार बार कहते थे कि हम कोई प्लान लेके आएंगे, इन चीजों को सस्ता करेंगे, लेकिन इन अब 2 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं इनके आने के बाद पेट्रोल की कीमत जहां पे भारत के अंदर मोदी सरकार ने कम की है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत एक रात में 30 रुपए बढ़ा दी गई, कुकिंग ऑयल की कीमत एक रात में 200 रुपया बढ़ा दी गई। इस वजह से फिर इमरान खान को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। वो ये कहने की देखें ये तो इनकॉम्पिटेंट हैं, ये जून आए हैं, मैंने तो पेट्रोल की प्राइस कम की थी, मैं रशिया से सस्ता पेट्रोल ले रहा था जिसना भारत लेना चाहता था। ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उनको जो फायदा हो रहा है वो इस सरकार के जो कुछ फैसले हैं उसकी वजह से उनको पॉलिटिकल फायदा हो रहा है। अदरवाइज प्लान तो उन्होंने कोई ऐसा पेश नहीं किया। ये थे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सैयद अतहर अब्बास।
वीरेंद्र कुमार शर्मा, कुलदीप सिंह जाखड़, राकेश दुबे समेत कई हमारे श्रोता इस खबर पर टिप्पणी कर रहे हैं। और अब बात गुजरात की, जहां कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हमारे साथी तेजस वैद्य भी वहां मौजूद थे, मैंने उनसे बात की। हार्दिक ने बीजेपी तो ज्वाइन की, लेकिन उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो थोड़े मतलब हड़बड़ाहट वाले थे। और देखा जाए तो भाजपा में भी जब उनका प्रवेश हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष जो है CR पाटिल, उन्होंने भी मतलब औपचारिक तौर पे उनको वेलकम किया और वो काम बिल्कुल चंद मिनटों में खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ना ही भाजपा में कोई उत्साह था इनको वेलकम करने का और ना ही हार्दिक इतने उत्साहित थे। खासतौर पे जब पत्रकारों के साथ सवाल जवाब हुए तब उनकी हड़बड़ाहट जो है वो स्पष्ट दिख रही थी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और मैं उसी नाते भाजपा में शामिल हुआ हूँ। जब उनको पूछा गया कि आपने ऐसा भी ट्वीट किया था कि अगर कोई राष्ट्रद्रोही हो शाम को और सुबह वो बीजेपी में चला जाए तो बीजेपी उनको राष्ट्र प्रेमी साबित कर देती है, तो क्या आप अभी भी इन सब बातों पे कायम है? तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो पहले से ही राष्ट्र प्रेमी रहा हूँ। मतलब उन्होंने काफी सारे सवालों के जवाब जो है उससे अब किनारा कर दिया था। उनको ये भी पूछा गया कि आपने अमित शाह को जनरल डायर तक कहा, भाजपा के शासन को आपने तानाशाह का शासन कहा था, तो आप इन शब्दों पे अभी भी कायम है? तो उन्होंने कहा वो जो तब मैं सरकार के सामने आंदोलन कर रहा था वो तब की बात है। मतलब अब वो इस मामले में बचते हुए नजर आ रहे थे साफ तौर पे वात्सल्य जी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि देखिए मेरे जो पिताजी है वो बीजेपी के साथ जुड़े थे। जब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हमारे गांव में प्रचार के लिए आते थे तो मेरे पिताजी के साथ वो गाड़ी में बैठ के प्रचार वगैरह में जाते थे। और मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मैं भाजपा में आया हूं, मैं ये कहूंगा कि मैं अपने घर में लौटा हूं। अब रही बात रिएक्शन की, तो देखिए तो कांग्रेस ने तो बहुत ही तीखी आलोचना उसकी की है। फिर जिग्नेश मेवाणी ने भी उनकी भरसक आलोचना की थी। हार्दिक के सहयोगी रेशमा पटेल है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हार्दिक ने कांग्रेस छोड़ के अपनी जो राजनीतिक करियर है उनका जो है वो बाल मरण किया था और भाजपा में जाकर उन्होंने एक आत्मघाती कदम रखा है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। पार्टी बदलने के साथ बयान भी बदल जाते हैं, जानकारी दे रहे थे तेजस वैद्य। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी के 70 साल पूरे होने के मौके पर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी अंजुम शर्मा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 70 साल से ब्रिटेन का सिंहासन संभाल रही हैं। ये एक रिकॉर्ड है। 70 साल की इस खुशी में ब्रिटेन में 4 दिनों का जश्न शुरू हो रहा है। इसमें स्ट्रीट पार्टी, संगीत कार्यक्रम, बंदूक की सलामी और सैन्य परेड का आयोजन हो रहा है। इस प्लेटिनम जुबली उत्सव में हजारों लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शामिल हो रहे हैं। I'm English, but I've come from sunny Spain, especially for one reason, and that is to say, thank you, Your Majesty, thank you. राष्ट्रमंडल के 54 देश भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इन देशों में एक बीकन इवेंट होगा, यानी इन देशों में प्रतीक के तौर पर एक मशाल जलाई जाएगी। ये दक्षिण प्रशांत में समोआ और टोंगा से शुरू होगा और मध्य अमेरिका के बेलीज में खत्म होगा। 96 साल की क्वीन विक्टोरिया सेकंड ने समारोह में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद दिया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेयर ने बीबीसी को इस जश्न का महत्व समझाया। It's immeasurably different from the monarchy of 1952, much more open, much more informal. And for those 70 years, the Queen has यह 1952 की राजशाही से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा खुला, बहुत अधिक अनौपचारिक, और इन 70 वर्षों के लिए रानी शिप ऑफ स्टेट रही हैं। वो हर किसी से परिचित हैं। उन्होंने जीवन सार्वजनिक रूप से जिया है। अच्छे बुरे हर पलों में रानी ने 70 से ज्यादा वर्षों तक हमारी बेहतरी के लिए प्रतिनिधित्व किया है और मुझे लगता है कि ये उनकी लोकप्रियता के कुछ ही कारण हैं। निश्चित रूप से और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बेसिक है। ये प्लैटिनम जुबली उत्सव ट्रूपिंग ऑफ द कलर मिलिट्री परेड के साथ शुरू होगा। इसके बाद रॉयल फैमिली एक फ्लाई पास्ट के लिए बकिंगम पैलेस की बालकनी में दिखाई देगी। ब्रूनो पीक महारानी के लिए पीजेंट मास्टर हैं और बीकन इवेंट के प्रभारी हैं। उन्होंने बताया, We've got 3,500 being lit around the world. We've got one in every capital city of the Commonwealth country. हमने दुनिया भर में 3,500 बीकन जलाए हैं।
राष्ट्रमंडल देशों की हर राजधानी में, साथ ही राष्ट्रमंडल देशों में अन्य स्थानों पर और सभी विदेशी टेरिटरीज में भी। महारानी विक्टोरिया के समय से ही विशेष शाही अवसरों के लिए ये बीकन जलाने की परंपरा रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे बड़ी और सबसे अच्छी होगी, क्योंकि ये केवल बीकन की रोशनी और लोगों को साथ लाने से कहीं अधिक है। ब्रिटिश राजशाही लगभग 1000 वर्षों से किसी न किसी रूप में शासन कर रही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नेतृत्व में इसे 70 साल हो चुके हैं। महारानी के कई संवैधानिक कर्तव्य हैं, जिनमें कानूनों पर हस्ताक्षर करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संसद सत्र शुरू करना शामिल है। महारानी एलिजाबेथ ज्यादातर राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख भी हैं। रिपोर्ट सुना रहे थे अंजुम शर्मा। ये कार्यक्रम आप bbchiindi.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।